रावत की बात करें, वो भी सीडीएस थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडीज में पीएचडी की है। 3 साल उन्होंने इसको पढ़ा। अगर वो मीडिया पर और थोड़ा पढ़ लिए होते चौहान साहब तो शायद इस तरीके से बात नहीं करते, जिसमें अगर आप गंभीरता से देखें, मैं देख रहा हूं मेरे जो पूर्व में वक्ता थे उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, पर आप देखिए उनको गंभीरता से वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लॉसेस की बात कर रहे हैं, यानी 1 से ज्यादा विमान देवर, जब उनका उल्लेख कर रहे हैं दूसरे इंटरव्यू में वो डाउन की कहते हैं कि वो गिराए गए, तो देवर यानी 1 से ज्यादा विमान की बात है। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा रफाल गिरा और क्या उसको गिराने में चीन की जो नई मिसाइल है PL-15 उसका इस्तेमाल हुआ। वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए 2 देश जब आपस में लड़ते हैं तो दुनिया भर के बाकी देश उस पर नजर गड़ाए रहते हैं, ये देखने के लिए कि एक अत्याधुनिक हथियार कौन से इस्तेमाल हुए, किसके इस्तेमाल हुए, किसके कामयाब हुए, किसके फेल रहे। तो ये एक बात है जिस पर तब नहीं, ये भी आप अहम पॉइंट उठा रहे हैं। विस्तार आ रहा है एक विमर्श ये भी चला था कि भाई चीन के हथियार फेल हो गए, फुस बम निकले, तुर्की के वो ड्रोन वो तो किसी काम के नहीं निकले। तो कहानी आधी अधूरी, आधी हकीकत, आधा फसाना भी परोसा जा रहा था ना विमर्श के नाम पर। जहां पर ये जो चीन का जो मिसाइल मैं बता रहा हूं, इस पर दुनिया भर की नजर है संदीप। ये मिसाइल ऐसा है, जब ये विमान से अलग भी हो जाता है तो इसका अपना रडार है, उसके हिसाब से मिसाइल चलता है। जैसे ही अलग होता है उसके बाद इसमें एक बूस्टर है जिससे इसकी गति और तेज होती है। 5 मैक मतलब आवाज से 5 गुनी तेज इसकी रफ्तार है। तो काफी ऐसा मिसाइल है जिस पर सब देखना चाहते थे और पहली बार कहा जा रहा है कि यहां इस्तेमाल हुआ। अगर इस पर और विस्तार आता, मुझे लगता है विस्तार आएगा जरूर आगे, तो वो उससे और चीजें समझ में आएंगी। सीडीएस साहब ने जो कहा, मुझे लगता है कि वो इससे बचते बहुत अच्छा होता। और लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने सिंगापुर में कहा तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है यहां भारत में बात करते, दूरदर्शन पर या और किसी चैनल पर बात करते तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, इस सवाल में राजनीतिक रूप से भी है, सेना का राजनीतिकरण भी कहीं जुड़ जाता है ना। फिर यहाँ पर जो राजनीतिक भाषा इस्तेमाल हो रही है, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, सेना जो हमें बता रही है, दोनों तस्वीरों में तो अंतर आ गया ना। यहां तो समन्वय की जरूरत थी, ये अंतर क्यों आ रहा है? देखिए वो तो अंतर आएगा, ये अंतर तो आएगा ही संदीप, ये अंतर तो स्वाभाविक है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, देखिए जिस तरह की बातें एक राजनेता कर सकते हैं, जितना उनको छूट मिली होती है अपनी बात को कहने का न कहने का। आप सुन रहे थे दीपक जो बता रहे थे ट्रंप के बारे में, आप इतना उनको छूट मिली होती है, जबकि सेना का जो व्यक्ति है वो साफ बात करता है, सीधी बात करता है। वो राजनेता नहीं होता, वो सच बोलता है, साफ बोलता है। अब ये मौका शायद वो नहीं है जब आप इस तरीके से विदेशी मीडिया के आगे बैठकर इस तरह की बातें करते। या तो आप स्ट्रेटेजी के रूप में कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर सरकार पर देखिए सवाल पूछना आपका मेरा काम है दिवान, मैं तो लगातार ये मेंटेन करता हूं, जवाब देने का अख्तियार अधिकार तो सरकार का है ना। जब उन्हें लगे कि यह माकूल मौका आ गया, ये उपयुक्त वक्त है, तब जवाब दिया जाए। ये किस्तों में जवाब क्यों आ रहे हैं? किस्तों में जवाब आ रहे हैं, वही सवाल पैदा करता है, वही ये बताता है कि किस्तों में सवाल की जरूरत क्या है। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है बड़े नेताओं की तरफ से बीजेपी में, बार बार जो इस्तेमाल हो रहा है, यही शक पैदा करता है कि कहीं जो हुआ और जो कहा जा रहा है उसमें अंतर तो नहीं है। और उसमें फिर इस तरह की बातें जो सीडीएस साहब ने कही वो भी आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति को और ज्यादा नहीं, इसको और ये मतलब इतना आसान या इतना छोटा मामला नहीं रह जाता है। अनिल चौहान को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि दरअसल उन्होंने सिंगापुर में क्यों बोला, ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। ये दरअसल ये वो लोग इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं जो दरअसल चाहते ही नहीं कि जब देश इतने बड़े संकट में था तो हिंदुस्तान की लीडरशिप ने अच्छा फैसला किया, गलत फैसला किया, ये किस तरीके का फैसला किया। लोकतंत्र के अंदर हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि जब देश पर सबसे बड़ा संकट था तब हिंदुस्तान की लीडरशिप का फैसला कैसा था। क्या वो उस कुर्सी पर बैठने लायक थे? क्या उन्होंने इतना बड़ा फैसला करने की स्थिति या टैलेंट उनके अंदर था या नहीं था? नहीं, पर मैं एक सेकंड आपने कहा जो ये सवाल पूछ रहे हैं वो कुछ एजेंडा, ये सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ। सिंगापुर में जाकर क्यों ये जवाब दिए जा रहे हैं? यहाँ क्यों नहीं दे दिए? 7 समंदर पार क्यों ये किस्तों में जवाब आ रहे हैं? अनुमान निश्चित तौर पे वो सही है।
अचानक इस तरीके से संख्या, ठीक है हम संख्या पर आते हैं कि संख्या नहीं बताइए, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा सौदा हुआ राफेल का, जितने सवाल उठाए गए और फिर उसके बाद विपक्ष पर क्या क्या आरोप लगाए गए, कोर्ट के अंदर लिखित तौर पर ये सबमिट किया गया सरकार की तरफ से कि ये सब कुछ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, बेहद गोपनीय बताया गया, कोई सच्चाई उजागर नहीं होने दी गई। वो उस क्रम में आज ये सवाल कितना बड़ा है, संख्या ना जाने लेकिन सच तो देश को जानना चाहिए ना, सच को तो पता चलना चाहिए। और साथ में दसाव जो कह रहा है कि पायलट्स अनट्रेन्ड थे, तो क्या माना जाए कि कंपनी जानबूझ करके पायलट्स के ऊपर, भारतीय पायलट्स के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहती है और फिर भी सरकार मौन है? सरकार ने इस चीज का कहीं खंडन नहीं किया है कि जो अनुमा जिस चीज का खंडन कर रही है वैसा कोई खंडन सरकार नहीं कर रही है। देखिए राम प्रकाश जी, अनुमा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारी सेना पर सवाल करना, पायलट्स की ट्रेनिंग पर सवाल करना, ये गंभीर विषय है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। हम भी नहीं मानना चाहते कि हमारी वायुसेना में पायलट ट्रेंड नहीं है इसलिए वो जहाज हमारे गिरा दिए गए दुश्मन द्वारा। मैं थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहता हूँ राम प्रकाश। देश को सब कुछ जानने का हक है एक लोकतांत्रिक समाज में। ठीक है, आप संख्या मत बताइए, लेकिन कुछ तो जानकारियां चाहिए हो। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी तरह के युद्ध में दोनों देशों को नुकसान होता है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसा हुआ होगा 71 के युद्ध को छोड़ दें कि जहां पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हुआ। ये सब हम लोग मानते हैं और स्वीकार करते हैं, लेकिन जितना आप पर्दादारी करते हैं उतना संदेह बढ़ता है। मैं अतीत की बात कर रहा था। करगिल युद्ध के बाद 29 जुलाई 1999 युद्ध खत्म होने के तीसरे दिन सरकार ने कमेटी गठित कर दी और उसके मुखिया थे विदेश मंत्री के पिताजी के सुब्रमण्यम, जो हमारे देश के स्ट्रेटेजिक गुरु माने जाते थे उस दौर में। 5 महीने में उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। फरवरी 2000 में सदन के दोनों सदनों के पटल पर ये रिपोर्ट रख दी गई। रिपोर्ट की जो हेडिंग थी, जो उसका शीर्षक था, फ्रॉम सरप्राइज टू रेकनिंग, हैरत से हिसाब तक, उसमें पूरा हिसाब दिया गया करगिल युद्ध का। हैरानी जाहिर की गई। रिपोर्ट का शीर्षक ही ये बता रहा है कि करगिल में जिस तरह हमला हुआ देश हैरान था, लेकिन हिसाब कर दिया गया। पाकिस्तान का हिसाब किताब किया और देश को बता दिया कि ये हुआ। वो रिपोर्ट आज भी मौजूद है। अब इस पहलगाम हमले के बाद हमने जो ऑपरेशन किया उसके बारे में देश को जानकारी मिलना चाहिए। ये जो वीडियो सिंगापुर में एक पत्रकार ने, शायद ब्लूमबर्ग की पत्रकार है, उन्होंने सीडीएस से जो पूछा है, कमोबेश उसमें एक तरह की स्वीकारोक्ति है कि हमारे जंगी जहाज गिरे हैं। उन्होंने संख्या से इनकार किया, उन्होंने ये एक तरह से कबूल सा कर लिया, लेकिन हमने उसके बाद क्या किया? ठीक है, हम लोग जानते हैं हमने उसके बाद क्या किया। हमने बहुत, प्रधानमंत्री ने कल ही कहा, संयोग है कि उन्होंने भोपाल में आज सूरमा भोपाली के भोपाली लहजे में कोई डायलॉग नहीं दिया, वरना वे कुछ भी कह सकते। तो इस तरह से जो सवाल लगातार उठ रहे, तो बहुत बड़ा उत्तर तो अभी सीडीएस साहब जनरल अनिल चौहान ने दे ही दिया है कि हमारे युद्धक विमान गिरे हैं। संख्या नहीं बताना चाहते, मत बताइए, लेकिन देश को कुछ तो बताना पड़ेगा। आप जितना छुपाएंगे उतना दुनिया की तमाम दूसरी समाचार एजेंसियां, दुनिया के अखबार, खुद राफेल बनाने वाली कंपनी का आप जिक्र बार बार कर रहे हैं, उन सब की रिपोर्ट लगातार इस कुहासे को बढ़ा रही है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। और इस पर्दादारी से क्या हासिल होगा? क्या आपको सचमुच में लगता है कि आजकल की दुनिया में, इस टेक्नोलॉजी की, आईटी के युग में, अंततः आप ये छुपा ले जाने में कामयाब हो जाएंगे कि हमारा एक राफेल गिरा, हमारा एक मिग गिरा, सुखोई गिरा, या एक भी नहीं गिरा? अंततः ये सच्चाई एक दिन देश के सामने आ जाएगी। ऑडिट की बात अभी अनुमा जी ने कही थी, ऑडिट होना चाहिए। छोटे छोटे देश ऑडिट करते हैं अपने साजो सामान का, जंगी जहाजों का, हर चीज का। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी इसका ऑडिट होना चाहिए, लेखा जोखा होना चाहिए। चलिए आप यही घोषणा कर दीजिए, सरकार यही कर दे कि हम एक इंटरनल ऑडिट करा रहे हैं। हमारी सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, सरकार इसका हिसाब किताब लगा रही है, और जब समय आएगा तब बता दिया जाएगा। कुछ भी बताने को तैयार नहीं। और अंतिम बात जो अनुमा जी ने कही कि जो विदेश मंत्री ने पहले सूचना दे दी, इससे बड़ी कोई रणनीतिक भूल सैन्य इतिहास में मुझे याद नहीं आती। दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप अपने शत्रु राष्ट्र पर, घोषित शत्रु राष्ट्र नहीं है पाकिस्तान, लेकिन हम तो ऐसे ही मानते हैं कि दुश्मन देश है। भारत सरकार की घोषणाओं में अभी तक पाकिस्तान शत्रु देश नहीं है, शत्रु राष्ट्र नहीं। उसे आप पहले सूचना दे रहे हैं, काउंटर नहीं किया होगा, और उसके बाद तक किए ही है। सीज फायर के दिन तक ड्रोन घूम रहे थे, लगातार खंडन होता रहा। और अंतिम बात, इस पूरे दौर सबसे ज्यादा झूठ इस देश को झेलना पड़ा है। खुद सीडीएस ने भी इसी विदेश यात्रा में कहा है
कि हमारी बहुत बड़ी ऊर्जा तो 15% ऊर्जा इसमें चली गई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो झूठ फैलाए जा रहे थे उनकी काट हमें करने में बहुत समय लगा। इसके लिए भी कोई ना कोई तो जिम्मेदार। सरकार ने अपने स्तर पर समय रहते, जिस दिन गोदी मीडिया ने जो कहा था कि इस्लामाबाद पहुंच गई है फौज, कराची जल रहा है, लाहौर पर कब्जा हो गया, तुरंत खंडन सरकार ने क्यों नहीं किया? डॉक्टर पाठक, एक चीज है जो राफेल, जिसका भी जिक्र अनिल सर ने किया भी था, राफेल की बात करें, अमेरिका जिस तरीके से इसमें इंटरेस्टेड है कि लगातार वो ये बताया जाए दुनिया के सामने, बार बार लगातार ये कहा जाए कि राफेल गिरा, राफेल गिरा, राफेल गिरा, उसमें अमेरिका का अपना इंटरेस्ट दिखता है साफ तौर पे कि भाई फ्रांस का व्यापार कमजोर हो, अमेरिका का व्यापार बढ़े, क्योंकि भाई उनके लिए भी वही व्यापार सबसे जरूरी है। तो क्या वो उसका इंटरेस्ट भी दिख रहा है कहीं ना कहीं इसके पीछे? और साथ में जयशंकर का जिक्र आपने भी किया बयान का, तो वो आपने कहा कि रणनीतिक चूक है। वास्तव में जयशंकर ने जो किया वो रणनीतिक चूक है या आत्महत्या जैसा कदम है? और वो आत्महत्या, जयशंकर वहां पर फ्रंट पे नहीं थे, हमारी सेना के जवान थे, हमारी सेनाओं के साथ उन्होंने विश्वासघात नहीं किया है। क्या ये नहीं कहा जाना चाहिए जयशंकर के लिए? देखिए रामप्रकाश, मैं इसका उत्तर दूसरे तरीके से देना चाहूंगा। पहले एस जयशंकर के टेलीफोन करके सूचना देने वाले बयान का, इसको थोड़ा दूसरे तरह से कल्पना करके देखिए। मान लीजिए यूपीए की सरकार हुई, इसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ होता, कांग्रेस की तरफ से कोई विदेश मंत्री उस सरकार में होता, XYZ कोई भी हो सकता है, और ऑपरेशन खत्म होने के बाद उसने ये बयान दिया होता, शब्दशः एट द स्टार्ट वी इन्फॉर्म पाकिस्तान, वही शब्द होते, कॉमा, फुल स्टॉप, सब। फिर जरा आंखें बंद कीजिए, अनुमा जी, कल्पना करके देखिए, कांग्रेस की सरकार के विदेश मंत्री के ठीक इसी तरह के बयान के बाद इस देश में क्या हो रहा हो। इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर तांडव कर रही होती। हो सकता है कांग्रेस जी इस्तीफा हो चुका होता। मैं उसी पर आने वाला था, अगला वाक्य मेरा वही। उसके बीजेपी के तांडव की पराकाष्ठा ये होती कि शायद प्रधानमंत्री आवास गिर चुका होता, विदेश मंत्री घर से नहीं निकल पाता और उसका इस्तीफा हो जाता। ऐसी कल्पना करने के लिए आपके सामने एक नजीर है लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में मौजूद रहते उनके निवास पर काले झंडे लेकर पहुंचे हुए जनसंघियों की भीड़। शास्त्री जी ताशकंद में थे, जनसंघ के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनका घर घेर लिया, काले झंडे लेकर उनकी मुर्दाबाद के, देश के प्रधानमंत्री की मुर्दाबाद के नारे लगे। उनकी धर्म पत्नी ने उनसे बात करना स्वीकार नहीं किया था जब उन्होंने ताशकंद से टेलीफोन किया। इतना बड़ा आघात उन्हें लगा कि उनकी मृत्यु हो गई वहां। तो आपके सवाल का उत्तर इन घटनाओं में छुपा है। अगर कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार होती तो विदेश मंत्री चौराहों पर गद्दार कहा जा रहा होता, उसके पुतले लटके होते लैंप पोस्ट पर, उसके पुतलों को फांसी पर लटका दिया जाता। इसलिए निसंकोच होकर कहिए कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को अग्रिम सूचना देकर देश के साथ गद्दारी की है। कोई कहे न कहे, हम एक आम हिंदुस्तानी के नाते ये कह सकते हैं कि ये विशुद्ध रूप से रणनीतिक चूक नहीं है, ये देश के साथ विश्वासघात है। अब आपके उस प्रश्न पर आता हूं कि अमेरिका की दिलचस्पी इस तरह के कारोबार में है या नहीं। अमेरिका शुद्ध रूप से कारोबारी मुल्क है। डोनाल्ड ट्रंप एक कारोबारी मुखिया, एक व्यापार साम्राज्य के मालिक हैं खुद भी, और अमेरिका को भी वे उसी तरह से एक व्यापारिक इकाई के रूप में ही चला रहे। हम और आप कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संयुक्त पत्रकार वार्ता में, वॉशिंगटन डीसी में ओवल ऑफिस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप हिदायत दे रहा था। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप निर्देशित कर रहे थे कि आपको हमसे जहाज खरीदना चाहिए, वही जिसे एलन मस्क कबाड़ कह चुका है। तो फ्रांस से हम माल खरीदें, इसकी बजाय अमेरिका का हित इसमें है कि हम उसके बनाए हुए जहाज खरीदें, उसका गोला बारूद खरीदें, सब कुछ उससे करें, व्यापार, कारोबार, धंधा। तो ये जो राष्ट्रीय हित के विषय हैं, क्या ये अमेरिका के परिप्रेक्ष्य से तय होंगे? क्या मोदी सरकार ये सोचकर कोई विमान खरीदेगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, या सैन्य विशेषज्ञों, विंग कमांडर अनुमा आचार्य की राय सुनेगी कि हमारे लिए रूस का जंगी जहाज बेहतर है या अमेरिका का? लगता ऐसा है कि ये सरकार अमेरिका के भारी दबाव में। अंतिम बात, अनुमा जी ने बहुत अच्छी बात कही है, बिटवीन द लाइन्स है। मैं समझता हूं कि वे एकमात्र प्रेक्षक हैं इतनी गहराई से अपने ही वायुसेना अध्यक्ष के भाषण में से तत्व की बात को निकालने वाली। मैं उस दिन से देख रहा हूं लगातार, सिर्फ अनुमा जी ये लिख रही हैं और कह रही हैं कि दरअसल में हम लोग जो सोच रहे हैं वो नहीं है उसका भावार्थ। बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की जरूरत है। जो अनुमा जी ने पढ़ा है वो ये है कि एयर चीफ मार्शल के जरिए हमारे जो PSUs हैं उनको नकारा, आलसी
और बेकार का साबित करके अपने राष्ट्र सेठों की इकाइयों को इंट्रोड्यूस करना है, उन्हें कामकाज सौंपना है, उन्हें निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना है। इसके पीछे असल नेतार्थ ये था। यकीनन अनुमा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम सब लोग भी प्रारंभिक तौर पर उस नजर से नहीं देख पाए थे उस भाषण को, लेकिन जब आपने उसकी ऐसी मीमांसा की तब लगा कि नहीं, इसमें और सिक्स सेंस से सोचने की जरूरत है, और वो आपने साबित भी किया है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन इसी तरह से भूमिका बनाई जाती, इस तरह से जमीन तैयार की जा रही है कि देखिए एयर चीफ मार्शल ने कहा था टाइम से डिलीवरी नहीं मिलती, टाइम से हमें साजो सामान नहीं मिलता, तो आइए हम श्री अनिल अंबानी जी से काम करा के देख लेते हैं, ये समय पर दे देंगे काम करके, भले उन्हें हवाई जहाज का टायर ट्यूब बनाने का तजुर्बा न हो। तो ये सब अब इस देश में चलेगा राम जी।